थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, क्योंकि नॉर्मल जो आप पढ़ते हो वो आप मैनेजमेंट पढ़ते हो। मैनेजमेंट बहुत टाइप की हो जाती है, जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख लो, कि आपके कंपनीज में जो एचआर होते हैं जो न्यू लोगों को हायर करते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंस में देखते हो कि जो लोग फाइनेंस में करते हैं। इसके अलावा आप मार्केटिंग में देखते हो कि कुछ लोग मार्केटिंग में एमबीए करते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में अगर आप देखो तो मेनली ये मैनेजमेंट आपको स्पेसिफिक बना देती है आपकी ड्रग्स को लेके, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में आप बोल सकते हो कि फूड को लेके और आपका मेडिकल डिवाइस को लेके। ठीक है, तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आप मार्केटिंग या तो ड्रग्स की, फूड की, मेडिकल डिवाइस की, इनकी कर सकते हो अगर आपने एमबीए कर लिया है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर मैं आपकी जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इस पूरे सब्जेक्ट से, और आई थिंक हमें 4 या 5 क्लासेस ही लगेंगे इसको पूरा करने में, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा आज जिनसे क्वेश्चन मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट है आपका गेट, GATT। सेकंड है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है आपका ट्रिप्स। ठीक है, ये 3 है जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ट्रिप्स में आपका इंक्लूड है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। ठीक है, सबसे पहले मैं गेट को बता रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, जितना आपको इस पीपीटी में है उसमें से आपको चांसेस है कि मेनली क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डीप क्वेश्चन मैनेजमेंट से नहीं आते हैं। आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे और इंडिया से क्या रिलेशन है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको गेट करा रहा हूँ, GATT। एक्चुअली आप अगर आप देखो, आप कुछ ऑनलाइन मंगाते हो अमेजोन से। ठीक है, मान लो आपने एक शैम्पू मंगाया। ठीक है, अब वो शैम्पू बना आपका यूएस में है और आप ऑर्डर कहाँ कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो। ठीक है, अब उस शैम्पू को वहां से यहाँ आने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये शैम्पू इंडिया में आ सकता है नहीं आ सकता है, ये हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था, जब पहले स्टार्टिंग में हम इंटरनेशनल लेवल पर हम जब ट्रेडिंग करते थे, ट्रेड का मतलब है कि एक सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप कुछ बाहर की कंट्री से खरीद रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप जो है इंडिया से कुछ बाहर भेज रहे हो, सेल कर रहे हो। जैसे आपका जो हल्दीराम की नमकीन्स है वो बाहर बहुत ज्यादा बिकती हैं दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, और इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि आप जो है बाहर से कुछ यहाँ लेके आ रहे हो। जैसे आप जीन्स लेते हो, ठीक है, या आप एडिडास के शू लेते हो, नाइक वगैरह के, प्यूमा के जो शू लेते हो, तो ये सारे अमेरिकन ब्रांड है आपके। तो जब आप इंडिया में इन्हें खरीद रहे हो तो इन द एंड पैसा यूएस के पास जा रहा है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को क्या बचता है, आपकी गवर्नमेंट को ड्यूटी बचती है, टैक्स बचता है। अब ये टैक्स क्या है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना है तो इतना हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स को आप एक नाम से जानते हो, ट्रैफिक। ठीक है, और इस टैक्स को आप एक और नाम से भी जानते हो, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये आपका है। अब पहले क्या था, हम ट्रेड नहीं कर सकते थे ऐसे, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट किए दूसरी कंट्रीज के साथ कि आप इंडिया में अपना सामान बेच लो, हम आपके यहाँ पर अपना सामान बेच लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका एग्रीमेंट था वो गेट था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, जो भी आपको मैं मैनेजमेंट में बताऊं उसकी आप फुल फॉर्म जरूर याद रखोगे। गेट की आपकी फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। अब ट्रैफिक मैंने आपको बता दिया, ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर टैक्सेस से है, ट्रेड का मतलब आपके प्रोडक्ट से। ठीक है, कि अगर आपको प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचना है तो आपको क्या चाहिए, वहां पर टैक्स टैक्स लगेगा, या आपको जो है आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टैबलेट देखते हो विक्स 400। ठीक है, आती है ना आपकी, ये टैबलेट आप यूएस में नहीं बेच सकते हो, बैन है। हालांकि इसको यूएस की कंपनी बनाती है, लेकिन अगर आप इसको यूएस में बेचने की कोशिश करोगे या एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर बैन है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो वहां बैन है। ठीक है, तो आपको वो सब आपका
डिफाइन करना लगता है कि आपको क्या रूल्स रेगुलेशन से कैसे बेचना है। और अगर आप एम फार्मा करो, मैं आपको एक फील्ड का नाम भी बता देता हूँ, DRM, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, कि आपको एक कंट्री में से, अगर आप एक कंट्री में किसी चीज को बना रहे हो और आपको दूसरी कंट्री में सेल करना है, तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है। मान लो आपने अपने कंट्री में शैम्पू बनाया था, अब इस शैम्पू में आपने जो कलरेंट यूज किया, मान लो आपने पिंक कलर का कोई कलर यूज किया, अब आपको इसको बेचना है यूरोप में, ठीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया हुआ है, इस कलरेंट को बैन किया हुआ है, तो आप इस शैम्पू को उस कंट्री में नहीं बेच सकते हो, उनकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये सारी चीजों को आप DRA में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में पढ़ते हो। इसमें आपको सिटिंग जॉब मिलती है, कुछ करना नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं, पढ़ने का काम आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स बनाते रहो, इंडिया के लिए आपको जो जो चाहिए, और ठीक है। तो अब गेट आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड पे है, ये आपका एक लीगल एग्रीमेंट था। लीगल एग्रीमेंट किसके बीच में था, मल्टी नेशंस के बीच में था, बहुत सारी जो आपकी कंट्रीज हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, किसके लिए, ताकि हम इंटरनेशनली ट्रेड को प्रमोट कर सकें। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी हर एक कंट्री की ग्रो होगी, ठीक है। और इसका मेन गेट को, आपका एग्रीमेंट का मेन पॉइंट क्या था कि हमें टैक्सेस को कम करना है, और हमारे जो बीच में बैरियर्स हैं, अब जैसे मान लो इंडिया को सामान अपना अफगानिस्तान बेचना है, ठीक है, अब अफगानिस्तान बेचना है तो रास्ते में तो पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान वाले तो अलाउ करेंगे नहीं कि इंडिया को आप अपना सामान अफगानिस्तान में डायरेक्टली बेच दो। तो ये सारे जो बैरियर्स हैं, इनको दूर करना था। चाहे पाकिस्तान के साथ हमारा कितना ही वॉर्स हुए, लेकिन ट्रेड हमेशा चलती रही है, ट्रेड नहीं रुकी है, ठीक है। तो इन बैरियर्स को, टैक्सेस को कम करने के लिए हमने गेट जो है इस एग्रीमेंट पे साइन किए थे, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप ये फुल फॉर्म याद रखना। जब गेट बना था तो इसमें 23 कंट्रीज थी, ठीक है, और ये बना था आपका 1947, या कुछ लोग बोलते हैं 1 जनवरी 1948। एग्जैक्ट डेट कुछ कई जगह 1947 है, एग्जैक्ट डेट 1 जनवरी 1948 है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जब ये बना था तो इस टाइम इंडिया नया नया आजाद हुआ था, तो इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है, फाउंडर मेंबर था, ठीक है। अभी था मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। 1947 में इंडिया ने साइन किया था। अब इंडिया ने साइन किया था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड को हमें बढ़ाना है, टैक्सेस को कम करके, और जो नॉन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है, नॉन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है, तो इंडिया का क्या क्या करेगा, पाकिस्तान के सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर देगा, और पाकिस्तान इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर देगा। तो इस टाइप के नॉन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस को हमें दूर करना था, ठीक है। जैसे चाइना के साथ हम चाइना की ऐप को डिलीट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम नॉन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो गेट जो है आपका 1947 में बना, और ये 1994 तक आपका फंक्शनल रहा, ठीक है। उसके बाद 1995 से गेट को टेक ओवर किसने कर लिया, WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ये आपका गेट से ही निकला है, गेट से ही आपका WTO निकला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इसके तीन प्रिंसिपल थे। ट्रेड लिबरलाइजेशन, कि आपका टैक्सेस को घटाना या बिल्कुल हटा देना। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या था कि आपका जो किसी दो कंट्रीज के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, टैक्सेस के बीच में झगड़ा हो रहा है, जैसे आपने एक कंपनी सुनी होगी टेस्ला, जो आपकी इलॉन मस्क की है, तो वो यूएस में, चाइना में, हर जगह अपनी गाड़ियां सेल करती हैं, इंडिया में क्यों सेल नहीं करती है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है बाहर के प्रोडक्ट्स पे, कि अगर आपको इंडिया में ये चीज सेल करनी है तो आपको इतने परसेंट, आई थिंक 33% आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो टेस्ला है वो अपनी गाड़ियों को इंडिया में सेल नहीं करता, ठीक है। इसके बाद क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट। हर एक कंट्री, जितने भी नेशंस हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, 23 थे, हर एक नेशन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे मान लो अब श्रीलंका है, तो श्रीलंका छोटा देश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम श्रीलंका के साथ जो है कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज, अगर मान लो यूएस एक प्रोडक्ट को इंडिया में
$25 में बेच रहा है, तो उसी प्रोडक्ट को यूएस को, श्रीलंका को भी $25 में ही बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज को आपका $30 में दे दे या $15 में दे दे, वो सब नहीं था इस गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप गेट की बात करें तो इसकी टोटल 8 राउंड की कॉन्फ्रेंसिस चली, और इसमें जो 8th राउंड था वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले जो 7 राउंड थे ना वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ गुड्स, गुड्स क्या मतलब होता है कि जो आपका सामान था सिर्फ उसी पे, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, सरसों का तेल, मीट, एग्स, मिल्क, इन 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 सारी चीजों से रिलेटेड था। लेकिन जो 8th राउंड है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड था, इसको सर्विसेज, ट्रिप्स और ट्रिम। अब सर्विसेज जैसे आप देखो तो उबर और ओला है, तो ये आपकी क्या है, उबर ओला क्या है, आपकी यूएस की कंपनी है, लेकिन सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रही है, इंडिया में। तो इन सर्विसेज को भी हम एक दूसरी कंट्रीज में चला सकते हैं, तो ये 8th राउंड में डिसाइड हुआ था। इसके बाद ट्रिप्स और ट्रिम, ये आपके दो एग्रीमेंट थे, ट्रिप्स और ट्रिम। ट्रिप्स क्या था, आपका पेटेंट का एग्रीमेंट था, कि अगर कोई पेटेंट यूएस में हुआ है तो हम यूएस से लाइसेंस लेके, मतलब उस कंपनी से लाइसेंस लेके हम उस पेटेंट से इंडिया में भी कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लाइसेंस शेयर कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके हुए थे। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या है, मान लो कोई हथियार बनाता है, जैसे यूएस ड्रोन बनाता है, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया को बेच सकता है ड्रोन बनाने की, वो सारे आपके इसी एग्रीमेंट के अंदर आए थे 8th राउंड में, जो कि आपका सर्विसेज पे, आपके पेटेंट पे और आपके ये ट्रिम पे, ट्रिम में आपको आगे बताऊंगा उस पे। ठीक है, 8th राउंड आपका 1944 में चला था, जिसको हम उर्गे राउंड और डंकल ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, आप याद रख लेना, आपकी मूवी आ रही है एक डंकी, तो आप डंकल याद रख लेना, डंकल ड्राफ्ट। ठीक है, अब आपका जो ट्रिप्स है, ये एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आईपीआर। ठीक है, और ट्रिम क्या है, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर। अब ये इन्वेस्टमेंट मीजर क्या है, मान लो इंडिया की एक कंपनी है टाटा। ठीक है, टाटा आपकी बहुत सारी है, मान लो टीसीएस है, तो टाटा की ये कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी अपना पैसा लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है, ये आपका ट्रिम से डिसाइड हुआ था। तो और ये यहाँ पर ही था, ट्रिम ट्रिप्स यहीं आप था। ठीक है, अब मान लो आपकी एक कंपनी थी, आपकी कोई एयरलाइन है, जैसे एयर इंडिया है। अब एयर इंडिया में कोई यूएस की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, चाइना की कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो कर सकती है। और ऐसे ही मान लो एक आपकी एयरलाइन है एयर एशिया, तो अगर उसमें इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिम में था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर। और ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो आपका 1947 में गेट साइन हुआ था। उसके बाद 8th राउंड में डिसाइड हुआ कि हम इसको डब्ल्यूटीओ में बदल रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और 8th राउंड में ही आपका ट्रिम, ट्रिप्स और आपका सर्विसेज जो है, ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए, दैट इज कम अंडर द गेट, GATT। ठीक है, अब इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है, 1947 में ही वो किया था। और इससे फायदा क्या हुआ था, इंडिया को ग्रोथ एक्सपोर्टर मिल गए थे, कि इंडिया अब अपने प्रोडक्ट बाहर बेच सकता था। और इंडिया से ज्यादातर आपके स्पाइसेस जो हैं, जो आपके मसाले हैं, वो बाहर बेचे जाते थे। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, कि एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज हैं, कि आपको अगर फर्टिलाइजर पहले इंडिया में नहीं बनते थे तो हम बाहर से लेते थे, पेस्टिसाइड्स इंडिया में नहीं बनते थे, हम बाहर से लेते थे, तो वो सारी इंडिया को आपका जो है वो सस्ते रेटों पे मिला था। और 8th राउंड को आप उर्गे राउंड और डंकल राउंड बोलते हो, इसके अलावा आप इसको हिस्टोरिकल राउंड बोलते हो, जिसने आपका डब्ल्यूटीओ को बनाया था। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ जब बना तो उस टाइम में गेट में 128 मेंबर थे, जब स्टार्ट हुआ था तो तब 23 मेंबर थे 1947 में, जब डब्ल्यूटीओ बना तो 128 मेंबर्स। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए W28 का। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊंगा डब्ल्यू ट्रेड और इंडियन गवर्नमेंट की। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब WTO तो बन गया था आपका 1994 में, 1991 में क्या हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी इतनी नीचे थी कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन की, मतलब देश चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन के पैसे बचे हुए। ये भी 3 दिन के पैसे तब थे
जब हमने अपना गोल्ड जो है, गोल्ड रिजर्व जो है जब हमने गिरवी रख दिया था, ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ 3 दिन के पैसे बचे थे देश को चलाने के 1919 में। तो हमने 1994 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, दैट इज द एफडी, फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या था कि कोई भी कंपनी इंडिया में आके सेल कर सकती है, और हमें जो है, जो आपका वर्ल्ड बैंक है या जो दूसरे चीजें हैं, वर्ल्ड बैंक है या दूसरे हैं, वो हमें लोन दिया था उन्होंने उस टाइम पर, ठीक है, 1990। तो इंडिया ने सारी जो शर्तें थी ना, सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी मान ली थी, सिवाय एक के। उन्होंने एक जो है आपकी कंडीशन नहीं मानी थी, वो थी फार्मास्यूटिकल्स को लेके, कि गवर्नमेंट का कहना था कि इंडिया में जो है आपका ड्रग्स जो है वो आपकी सबसे कम प्राइस पे मिलने चाहिए, क्योंकि असेंशियल चीज है। तो इंडिया ने ये साइन नहीं किया था आपका पेटेंट वाला, कि पेटेंट अगर कोई यूएस कंपनी का है तो इंडिया भी उस ड्रग को बनाएगा विदाउट पेटेंट खरीदे। कुछ पेटेंट आपका लाइसेंस लेगा, लेकिन वो लाइसेंस की अथॉरिटी को फॉलो करेगा, लेकिन उसके लिए पे नहीं करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लोग हैं उनको प्राइस मिले। और इंडिया ने ये शर्त कब तक रखी थी कि हमने सारी शर्त मान रहे हैं, लेकिन ये पेटेंट वाली शर्त हम 2004 के बाद मानेंगे, ठीक है। तो जो 2004 से पहले क्या था, इंडिया ने जितनी आपकी पेटेंटेड ड्रग थी उन सब की एक तरीके से कॉपी ड्रग बनानी स्टार्ट कर दी। मान लो कोई जैसे कैंसर की ड्रग कोई 1,50,000 रुपए की है, तो इंडिया में वो ड्रग आपको 50,000 में मिल रही है सिर्फ। तो ये कॉपी ड्रग है, हमने पेटेंट को ब्रेक किया है, इन्फ्रिंज किया है। लेकिन 2004 तक हम फार्मास्यूटिकल्स में ये कर सकते थे, इसलिए इंडिया की जो ड्रग्स हैं वो आपकी इतनी सस्ती हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमने वो मैकेनिज्म ढूंढ लिए थे उन ड्रग को बनाने के। लेकिन 2004 के बाद हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इंडिया की ड्रग्स जो है वो इतनी सस्ती थी, और अभी तक सस्ती हैं, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट मेथड्स हैं उनको बनाने के, सस्ती टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कहानी थी कि मतलब जो इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना, तो ये बना था आपका 1 जनवरी 1995 को। 128 मेंबर्स थे जब बना। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस टाइम पर आपके 164 कंट्रीज है, और अफगानिस्तान इसमें लास्ट कंट्री है अभी जो ऐड हुआ है। इसकी टोटल 12 कॉन्फ्रेंस हुई है अभी तक। ये आपको सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके नाइपर में क्वेश्चन इस टाइप के ज्यादा आते हैं। इस टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल है वो आपकी नागोजी ओकेंजो है। ये आपकी वुमेन है, और फर्स्ट वुमेन है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी मेंबर बनी है, ठीक है। और ये आई थिंक अफ्रीका से है। नेक्स्ट, जो अब वर्ल्ड ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन की जो 12th कॉन्फ्रेंस है उसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये आपकी कहाँ हुई है, ये जेनेवा में हुई है, और इसको होस्ट किया था कजाकिस्तान। ये आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था। और इस जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी इसमें फिश सब्सिडी, कि आपकी जो फिशेस के ऊपर है वो सब्सिडी मिले। इसके साथ साथ ई कॉमर्स, जो आप ऑनलाइन खरीदते हो, और आईपीआर ट्रेड, पेटेंट को आप किस तरीके से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो आपकी हर 2 साल बाद होती है, ठीक है। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको जेनेवा में हुई थी, ये आपकी 12वीं है। कजाकिस्तान होस्ट किया था। फिश सब्सिडी, कॉमर्स और आईपीआर हर 2 साल में होती है, और सिंगापुर में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। फीचर्स यही है आपका जो गेट के थे, वही फीचर है कि मल्टीलेटरल ट्रेड हो, बहुत सारे कंट्रीज ट्रेड कर पाए। और डब्ल्यूटीओ का ये एजेंट नहीं है। मतलब पहले क्या था, मान लो आप जैसे वर्ल्ड बैंक, जब वर्ल्ड बैंक में वोटिंग होती है तो वर्ल्ड बैंक में उसकी वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है। जिसके पास पैसे ज्यादा है उसके वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इक्वल वोटिंग है। ये एलपीजी और डब्ल्यूटीए का केस मैंने आपको बता दिया था 2005 वाला, जब इंडिया में पेटेंट वाली चीज को मानने लगे थे फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्स। ट्रिप्स इज द ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल क्या होता है, आपका जो माइंड है,
माइंड से आपने जो चीज जनरेट की है वो। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक पेटेंट ले लो किसी और चीज, किसी ढंग की चीज का, आपको दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की या किसी चीज की पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक पेटेंट ले लो अपने नाम से, और उस चीज का पेटेंट होना चाहिए जो आपका यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो एयरपोर्ट पे बैग पे स्टिकर लगाते हैं, वो आपकी ग्लू है। और उस ग्लू की खासियत क्या है कि एक बार चिपकने के बाद आप अगर आप उसे दोबारा चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चिपकेगी। ये सिर्फ ग्लू का जो इन्वेंशन है, ये एक साइंटिस्ट ने किया था, और इस इन्वेंशन को पता नहीं उसने कितने हजारों करोड़ में बेचा था। ठीक है, ऐसे ही आप जो बनाना खाते हो, स्पेन का एक इंसान था, उसको शौक था बनाना खाने का, तो वो अपने कॉलेज में बनाना लेके जाता था, लेकिन क्या होता था, वो बनाना आपका गल सड़ जाता था या बैग में कहीं लग के खराब हो जाता था। तो उसने एक बनाना कवर बनाया ऐसे राउंड सी शेप का, जिसके अंदर आप बनाना रख सकते हो, और उस बंदे ने उसको मिल्टन को बेचा, जो आपकी कंपनी है, और करोड़ों रुपए कमाए। और ये पेटेंट आपके हजारों करोड़ों रुपए में बिकते हैं। ऐसे ही आपको कॉपीराइट है, कॉपीराइट आप जैसे यूट्यूब की वीडियोस पे देखते हो, या आप कोई फोटो, जैसे आप मान लो आप फोटोग्राफर हो, आपने कोई फोटो ली और आपने उसका कॉपीराइट ले लिया। अब ये कॉपीराइट लेते कैसे हैं, पेटेंट कैसे लेते हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या है, जैसे आपका नाइक का साइन है, पता नहीं पूमा का साइन है, ऐसे चेक का। ठीक है, कोका कोला जो लिखा आता है वो भी आपका एक ट्रेडमार्क है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोका कोला का अभी तक नहीं पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सारा आपका ट्रिप्स में आता है। ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, कि आप आप जैसे संस्कृत में पढ़ते थे कि हर चीज की चोरी हो सकती है, ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वही चोरी हो रही है ज्ञान की, कि आपने कुछ बनाया और वो किसी ने चोरी कर लिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी आपकी चोरी मानी जाती है, सबसे बड़ा थ्रेट है ये, कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी किसी ने चोरी कर ली। ठीक है, और ये मुश्किल नहीं है, पेटेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अपनी आईज को ओपन रखना है, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन निकाल के देना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा आपके टेक्निक है पेटेंट लेने की। जैसे अब मैं आपको पहले पेटेंट का थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आप देखो, पहले आप आज तक ये बैग उठाते हो, ठीक है, तो किसी इंसान ने सोचा कि मेरे बुक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा इन्वेंट किया आपका इस प्रोडक्ट में। इसमें क्या किया उसने, व्हील लगा दिए और आपका हैंडल लगा दिया। तो आप इसका पेटेंट ले सकते हो, सिर्फ ये व्हील लगाने का और ये हैंडल लगाने का। फिर किसी और ने इन्वेंट किया तो आपके बैग में ये चार्जर वाला ऑप्शन लगा दिया। ऐसा बैग मेरे पास है अभी जिसमें चार्ज हो जाता है, तो किसी ने इसका पेटेंट ले लिया। फिर किसी ने ट्रेन में ट्रेवल किया, उसका बैग में से चोरी हो गई, तो उसने क्या किया, जो आपकी चेन्स होती हैं यहाँ पर लॉक लगा दिया, जिसमें आप 1 2 3 ऐसा कोई कोड डाल सकते हो कि चैन आपकी तभी खुलेगी जब आपका करेक्ट सीक्वेंस मैच करे। तो पेटेंट आप इसी तरीके से ले सकते हो, सिर्फ आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन दो, और आप पेटेंट ले लो। बस इतनी सी प्रोसेस है। पेटेंट लेने के लिए आप सोचो कि आपको कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। पेटेंट लेने के लिए एजेंट बैठे हैं, आप सिर्फ उनको फीस पे करो, आपका पेटेंट आ जाएगा। मेरे पास अभी एक पेटेंट है, वो आपका किसी टेक्निक को लेके है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे कुछ ज्यादा कमा लूंगा या शेयर करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर मैं फार्मा की बात करूं तो आप पेटेंट कैसे ले सकते हो, मान लो आपने कोई हर्बल ड्रग ली, अब आपने उसका हर्बल ड्रग का एक्सट्रैक्शन किया, लेकिन आपने किया किससे, कोई आपने नई टेक्निक से उसका एक्सक्रीशन आपका एक्सट्रैक्शन किया, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो। ठीक है, बस आप एक बात याद रखना, आप जो किचन में डिशेस बनाते हो ना, मान लो कोई डिश बनाई आपने, तो आप उसका पेटेंट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो फार्मा में हर्बल ड्रग्स का, नई ड्रग्स का आप पेटेंट ले सकते हो, लेकिन आपको अपनी आईज को जो है ओपन रखना पड़ता है, प्रॉब्लम को देखना पड़ता है पहले। ठीक है, हमारी आईज क्लोज क्यों रहती है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहला, हम ज्यादा एग्जाम के लिए पढ़ते हैं कि बुक फोकस हो जाते हैं।
हमें दिखाई नहीं देता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम सफर कर लेते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। ठीक है, तो ट्रिप्स में आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब है। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट आप सबसे पहले आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जिसको आप बौद्धिक क्षमता बोलते हैं। कि ह्यूमन माइंड का कोई क्रिएशन है, ठीक है, और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट इज पेटेंट। ठीक है, पेटेंट में आपका ट्रेडमार्क और आपका कॉपीराइट। जैसे मान लो मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ और मैं उसका कॉपीराइट ले लेता हूँ उस वीडियो का, तो बिना मेरी परमिशन के उस वीडियो को कोई यूज नहीं कर सकता है। और अगर वो यूज कर रहा है तो उसको नीचे साइटेशन में डालना पड़ेगा, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा मेरी वीडियो को, कि मैंने ये वीडियो इस चैनल से उठाई और इस बंदे ने ये बनाई थी और इस दिन डाली थी। ठीक है, तो वो आपको कॉपीराइट आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सामने वाले बंदे को। अगर मैं उसको मना कर दूं कि आप नहीं यूज कर सकते हो तो आप नहीं करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी क्या करते हो, आपको कोई बुक है तो आप बुक की फोटोकॉपी करा लेते हो, कराते हो, पूरी पूरी बुक फोटोकॉपी करा लेते हो, वो आपका इलीगल है। वो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है, क्योंकि इस बुक का किसी ने कॉपीराइट लिया हुआ है। आप इसको ऐसे फोटोकॉपी करा नहीं सकते हो। ऐसे ही एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस बता रहा हूं मैं। वहां पर क्या था, जो बीटेक के स्टूडेंट थे उनको मैथमेटिक्स की बुक, जो कि आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपी वाला उन पूरी बुक्स की आपकी स्पाइरल बाइंडिंग करके बेचता था। तो ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आया, तो उसको पता लगा ऐसे चल रहा है। तो उस ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने उस फोटोकॉपी वाले पे क्या किया, केस कर दिया कि वो हमारी बुक्स को इतने कम रेट में, 100 रुपए में हमारी बुक बेच रहा है, जिसका रेट 23,000 रुपये है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, बच्चों ने आपका प्रोटेस्ट किया और फोटोकॉपी वाला केस जीत गया था। लेकिन उसको आगे से पूरी बुक की फोटोकॉपी करना बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे आपके इस टाइप के केस होते हैं, अगर आप जो बुक्स लेते हो, कैसे भी लेते हो। ठीक है, ठीक है, तो वो आपका पेटेंट है। तो पेटेंट क्या करती है, पेटेंट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, बस वो चीज आपकी नई होनी चाहिए, नया कोई इन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब इन्वेंशन का बेसिक क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इस बारे में सोचना शुरू करो। बेसिक ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट, हाउ टू इन्वेंट। अब आप कैसे इन्वेंट करो कोई चीज, तो पहले आप प्रॉब्लम को देखो और उसका सॉल्यूशन निकालो। अब एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास कोई अवेलेबल चीज है, आप उसी में कोई इंप्रूवमेंट कर दो। जैसे मैंने आपको ये बैग का एग्जांपल दिया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज हो सकती है। आप टिफिन बॉक्स ले लो, आप टिफिन लाते हो, पहले उसमें क्या था, नॉर्मल ऊपर सब्जी होती थी, नीचे रोटी होती थी, खाना ठंडा हो जाता था। किसी ने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल हीटिंग का ऑपरेटस लगा दिया कि आप इसको प्लग में लगाओ, प्लग ऑन करो, आपका खाना गर्म हो जाएगा। तो ये आपका एक पेटेंटेबल चीज हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपका पेटेंट होता है। अब सोर्स ऑफ इन्वेंशन क्या है? सोर्स ऑफ इन्वेंशन का मतलब है कि आप जो पहले से अवेलेबल पेटेंट है, आप उनको अगर पढ़ोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें किसने की, क्या ऐड किया। आइडेंटिफाइंग इन्वेंशंस, कि ये इन्वेंशन पब्लिक लेवल पर यूजफुल है या नहीं है। अब जैसे जो मैंने किया है वो आपका इंफ्रारेड, आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है IR, इंफ्रारेड रेडिएशन का, मेरे पास इस चीज का पेटेंट है, लेकिन पब्लिक डोमेन में उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आपका वो पेटेंट कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कमाई दे देगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है, बट पेटेंट है, नाम के लिए, कहने के लिए है कि हाँ मेरे पास पेटेंट है। ठीक है, अब पेटेंट कराने की जरूरत क्या है? सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटिव एज है, कि अगर आपके पास वो पेटेंट है तो आप उससे इतना कमा सकते हो, इतना कि आप सोच नहीं सकते। एक आप टिफिन बॉक्स कुछ नए तरीके का बना दो, ठीक है, आप कोई चलने की टेक्निक, कोई ऐसा ऑपरेटस बना दो कि जिससे आपका मसाज होती है, कुछ भी आप बना दो, बस वो न्यू होना चाहिए और आप उसका पेटेंट ले लो। ठीक है, एड न्यू न्यू रिवेन्यू सिस्टम। अब रिवेन्यू क्या? लाइसेंसिंग पेटेंट। मान लो आपकी एक कंपनी थी एली लिली, जिसने आपका सबसे पहले इंसुलिन बनाया था।
पर आज तो इंसुलिन पता नहीं कितनी कंपनीज बना रही है। तो एली लिली ने क्या किया, अपना जो पेटेंट है वो लाइसेंस के लिए दे दिया। लाइसेंस का मतलब क्या है कि आप इसका यूज करो लेकिन हर महीने मुझे इसका किराया चाहिए, तो आपका पेटेंट का लाइसेंस हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप पेटेंट को ट्रांसफर भी कर सकते हो, कि अगर आप किसी को पेटेंट बेच रहे हो किसी दूसरी कंपनी को, तब भी आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप लाइसेंस कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई नहीं, पेटेंट मेरा है, आप प्रोडक्ट बनाओ, आप प्रोडक्ट को बेचो। मान लो आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो जब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा, हर एक प्रोडक्ट में से 20% प्रॉफिट मेरा रहेगा। ठीक है, आप इस तरीके से कंडीशंस रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, रेज फंड्स। अगर आपके पास कोई ढंग का पेटेंट है तो आप उस बेस पे बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है। तो ये सारी आपकी यही। कॉन्वॉइड सेल्स मैंने आपको बता दिया है। कॉन्वॉइड सेल्स क्या होता है, कि मान लो आपने पेटेंट लिया था कोका कोला का, ठीक है, आपकी कोल्ड ड्रिंक का। जब आप कोल्ड ड्रिंक का पेटेंट लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक आपकी किस में आती है, प्लास्टिक की बोतल में आती है। अब प्लास्टिक की बोतल का तो पेटेंट नहीं है आपके पास, आपके पास तो कोल्ड ड्रिंक का है। तो कन्वेंस सेल्स क्या है, कि एक पेटेंट की वजह से जो दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स में आपका इंक्रीज हुआ है, आप वो पैसे भी आप ले सकते हो, उसको आप बोलते हो कन्वेड सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या है, पेटेंट के लिए क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए, इन्वेंशन जो है आपकी नई होनी चाहिए, और जो वो पर्सन जो है उसको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस चीज की पेटेंट ले रहा है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे एप्लीकेशन होना चाहिए, ताकि आप उसको पैसा कमा सको। ठीक है। पीरियड ऑफ पेटेंट देखें तो पेटेंट जो है मैक्सिमम 20 साल का मिलता है, लेकिन ये आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है। सर्टेन केसेस में, जैसे 20-20 ईयर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एक्सटेंड हो सकता है, तो 20 ईयर आपका पेटेंट रहता है, लीगली वैलिड। ठीक है। और इसके लिए आपको फी पे करनी पड़ती है, जब तक 20 साल के लिए रहेगा आपको 20 साल के लिए फीस पे करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, ताकि वो पेटेंट को मेंटेन रख पाए। ठीक है। ये आपका वही सब है, कि आपका ट्रेटियल प्रिंसिपल और वो सब क्या है, कि आप एक कंट्री में सेल कर सकते थे, अगर दूसरी कंट्री में सेल करना तो आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आप कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका टेटेरियल प्रिंसिपल है। तो पेटेंट आप क्या कर सकते हो, आप पेटेंट को लाइसेंस कर सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो, या आप उससे रेंट ले सकते हो। ठीक है। या आप सेल्स में प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये आपका पेटेंट का यूज है। ठीक है। अब जैसे अलग अलग टाइम पे ये जो आपका ऑफिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, ये आपके लिए क्या करता है, ये आपको ये वर्कशॉप लेके आता है, आप लोग देखोगे तो अटेंड कर पाओगे। तो आप में इसको बता देगा कि पेटेंट फिल कैसे करना है, इसके बाद आपको कॉपीराइट कैसे लेना है, ट्रेडमार्क कैसे लेना है, ये सब आपको सिखा देंगे सिर्फ 1000 रुपये में। ठीक है। तो ये आपके अलग अलग डेज पे आते हैं, आप चेक करना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ये आपकी वो कॉन्फ्रेंसेस नहीं है जो आपके कॉलेजेस में आते हैं आईपीआर पे बोल के चले जाते हैं, ये आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। ठीक है। ये आपका एक ऑफिस है, लिंक है। ठीक है। चलो मैं आपको आज इतना ही छोड़ रहा हूँ, कल मैं आपको बताऊंगा फिर आगे पेटेंट, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। कल मैं आपको बताऊंगा पेटेंट इन इंडिया, कि इंडिया में पेटेंट कैसे लेना है, और इसके साथ साथ आपका कॉपीराइट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है। ये सब मैं आपको कल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। आप लोगों का कोई डाउट हो किसी का यहाँ तक मैनेजमेंट में, अगर डाउट नहीं है तो आप